वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पाश्चात्य विचारकों की श्रृंखला में हमने जो एक नया अध्याय शुरू किया था मैकाइवेली के ऊपर, उसका आज उस श्रृंखला का दूसरा व्याख्यान है। और आज के इस व्याख्यान में हम मैकाइवेली के मानव संबंधी स्वभाव के ऊपर चर्चा करेंगे। आप सभी को विदित है कि किसी भी दार्शनिक या विचारक की जो विचारधारा होती है, उसके जो सिद्धांत होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें उसकी तात्कालिक परिस्थितियों की छाप हमें देखने को मिलती है। जिस तरह की परिस्थितियों में, जिस तरह के सामाजिक परिवेश में उसका पालन पोषण होता है, उसका जीवन यापन होता है, कहीं ना कहीं वो सारे मूल्य और वो अनुभव उसके साथ, उनके साथ सम्मिश्रण के साथ में उसके सिद्धांतों में हमें देखने को मिलते हैं। और यही बात मैकाइवेली के संदर्भ में भी हमें देखने को मिलती है। तो चलिए आज हम मैकाइवेली के मानव के स्वभाव के संबंध में उसके क्या विचार थे, इनको जानने की कोशिश करेंगे। ये इसलिए जानना आवश्यक है क्योंकि मानव व्यवहार के आधार पर ही आगे चलकर मैकाइवेली के राज्य संबंधी विचार, राजा संबंधी विचार, धर्म और नैतिकता संबंधी विचार, इन सभी विचारों का विचार आधारित हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मानव संबंधी विचारधारा के जो मैकाइवेली के विचार हैं वो कहीं ना कहीं एक नींव का काम उसके अन्य सिद्धांतों के लिए करते हैं, तो यहाँ पर मानव स्वभाव के बारे में मैकाइवेली क्या सोचते थे ये जानना हमें बहुत आवश्यक है। एक तरह से मानव स्वभाव संबंधी विचारों को यदि एक सूत्र माना जाए जिसके माध्यम से हम मैकाइवेली के तात्कालिक यथार्थवादी जो सामाजिक और राजनीतिक चिंतन था, जो परिस्थितियां थी जिनका प्रतिबिंब हमें उनके विचारों में और उनके सिद्धांतों में देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये सारा जो स्रोत है वो उनके मानव संबंधी विचारों से ही हमें मिलता है। तो ये बहुत ही मौलिक और आधारभूत सिद्धांत है जिसके आधार पर हम मैकाइवेली के अन्य सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं मानव संबंधी विचार। मैकाइवेली की नैतिकता, धर्म तथा राजनीति की पारस्परिक संबंध विषयक जो धारणाएं हैं और शासन के स्वरूप का उसका समस्त ढांचा मानव स्वभाव संबंधी विचारों पर ही आधारित है। और इस प्रकार हम देखें तो मानव स्वभाव संबंधी उसकी धारणा उसके समस्त राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु है। मानव स्वभाव संबंधी उसके विचार तत्कालीन इटली के स्वभाव, चरित्र और कार्यों पर ही आधारित हैं। अब मैकाइवेली इस धारणा को लेकर चला है कि मानव स्वभाव से ही स्वार्थी, घोरदानवी प्रवृत्ति वाला और दुष्ट होता है। उसके मतानुसार मनुष्य के सभी सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं का मूल स्रोत यह घोर स्वार्थवाद ही होता है। प्रिंस के, जो कि उसके राजनीतिक विचारों को जानने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक उसकी रचना है, उसके 17वें अध्याय में उसने लिखा है कि सामान्य रूप से मनुष्यों के बारे में ये कहा जा सकता है कि वे कृतज्ञ, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। जब तक आपसे सफलता मिलती है वे पूर्ण रूप से आपके बने रहेंगे। वे आपके लिए उस समय तक अपने जीवन, रक्त, संपत्ति और बच्चों का बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनके लिए आपकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो वह आपके विरुद्ध हो जाते हैं। प्रिंस में ही एक अन्य स्थान पर वह लिखता है कि लोग न केवल डरपोक और अज्ञानी होते हैं वरना स्वभाव से दुराचारी होते हैं और वे आवश्यकता पड़ने पर ही सच्चरित्र दिखाई देते हैं। लोग अपनी वासनाओं के दास और प्रथम श्रेणी के स्वार्थी होते हैं। डिस्कोर्सेज में भी उसने मानव जीवन के प्रति सहानुभूति का हालांकि दृष्टिकोण अपनाया था, लेकिन फिर भी उसका जो मौलिक विचार थे और मान्यताएं थी मानव स्वभाव के संदर्भ में, वो उसकी छाया में यहाँ पर भी देखने को मिलती है। वह लिखता है कि व्यक्ति स्वभाव से ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी होता है। उसके हित अनहित संबंधी विचारों को उसके आवेग प्रकाशित करते हैं। व्यक्ति अपने व्यवहार में दो तत्वों से परिचालित होता है, प्रेम और भय। और इन दोनों के अतिरिक्त धनोपार्जन की जो प्रवृत्ति है वो एक तीसरी प्रमुख शक्ति है। आगे चलकर धनोपार्जन की इस प्रवृत्ति के ऊपर ही मैकाइवेली ये लिखता है
कि मानव जीवन में धनोपार्जन की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, और उसका ये कहना था, ये बहुत अच्छा कोटेशन है, आपको हमेशा अपने प्रश्नों के उत्तर लिखते समय इसको कोट करना चाहिए कि व्यक्ति अपनी समस्त संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है। तो यहाँ पर हमें धन की जो आकांक्षा है मानव स्वभाव की, उसकी जो वासना है धन के संबंध में, उसका रेखांकन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और बहुत स्पष्ट रूप से मैकाइवली इस बात को रखता है कि धन इच्छा, धनोपार्जन की इच्छा, धन के प्रति जो मोह है वो कहीं ना कहीं अपने पिता के मोह से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो भय, प्रेम और धनोपार्जन की प्रबल इच्छा, ये जो तीन शक्तियाँ हैं कहीं ना कहीं मैकाइवली के अनुसार ये मानव स्वभाव के परिचालन का प्रमुख आधार है, और इन्हीं आधारों पर उसके सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार का भी निर्धारण होता है। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को देखने की कोशिश की। अब कहीं ना कहीं जब हम मैकाइवली के इन विचारों को देखते हैं तो हमें हॉब्स की सहज ही याद आ जाती है, क्योंकि हॉब्स भी मानव स्वभाव के संबंध में मैकाइवली के तरह ही विचार रखता था। आगे मैकाइवली ये मानता है कि मनुष्य में इच्छा तत्व की प्रधानता होती है, इच्छाएं असीम और अनंत होती हैं, और मनुष्य अपने सभी कार्य जो है इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही करता है। उसकी एक बड़ी इच्छा संपत्ति की होती है, और स्वार्थ के अतिरिक्त मानव स्वभाव एक महत्वपूर्ण तत्व मैकाइवली भय को भी बताता है। मैकाइवली का विचार है कि मानव जीवन को भय प्रेम से अधिक प्रभावित करता है। तो राजा को प्रजा वात्सल्य भी नहीं, वरना ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे डरे, यानी कि दंड की शक्ति का प्रयोग राजा को करना चाहिए। और वो कहता है कि जब तक वे राजा से डरेंगे तभी तक वे उससे प्रेम करेंगे और उसके प्रति सम्मान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रेम और भय की जब तुलनात्मक बात मैकाइवली अपने विचारों में करता है तो वो प्रमुखता जो है वो भय को देता है। कहीं ना कहीं मैकाइवली ये भी मानता है कि भय की वजह से ही प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेम अपने आप में स्वतंत्र आवेग नहीं है, स्वतंत्र मनोसंवेदना नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं मैकाइवली इस बात को प्रतिपादित करता है कि ये भय पर ही आधारित है। जब भय होगा तभी प्रेम उत्पन्न होगा, ऐसी विचार हमें मैकाइवली के देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसने प्रमुखता जो है भय को दी है प्रेम के ऊपर। आगे वो कहता है कि मनुष्य में वह सद्भावना, सामाजिकता और अच्छे गुण भी हालांकि देखता है, क्योंकि वह लिखता है कि जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के नागरिकों में समाज के प्रति निष्ठा है और इसलिए वहाँ गणतंत्र स्थापित हो सके हैं, किंतु मनुष्य की सामाजिकता और सद्भावना की चर्चा केवल प्रसंगवश ही की है। अधिकतर उसने मनुष्य के बुरे स्वभाव पर ही बल दिया है। तो यहाँ पर निष्कर्ष और निचोड़ ये निकल कर आता है कि मैकाइवली के अनुसार मानव स्वभाव से दुष्ट एक प्राणी है, स्वार्थी है, स्वकेंद्रित है और दानवीय प्रवृत्तियों से भरपूर है। साथ ही उसके व्यवहार के संचालन का एक प्रमुख आधार जो है वो भय की प्रवृत्ति है। प्रेम को वो भय के अधीन रखता है। और दूसरा जो सबसे अधिक शक्तिशाली तत्व वो मानता है मानव स्वभाव का, वो है धनोपार्जन की इच्छा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैकाइवली की जो धारणा है मानव स्वभाव के संबंध में, वो कहीं ना कहीं भय और वासना पर आधारित हमें दिखाई देती है। अब आगे की हम चर्चा करते हैं कि मानव अगर इस स्वभाव का है तो राज्य और शासन किस तरह का होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं ये देखते हैं हॉब्स की तरह ही, क्योंकि हॉब्स ने भी एक मानव स्वभाव के निरंकुशता और स्वार्थी ईर्ष्यालुपन के आधार पर एक निरंकुश सत्ता के विचार का प्रतिपादन किया था। ठीक उसी तरीके के विचार हमें यहाँ पर मैकाइवली के भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मानव स्वभाव के चरित्र चित्रण में ये इस बात को स्पष्ट रूप से रेखांकित कर दिया है कि मानव जो है का स्वभाव भय पर आधारित है, धनोपार्जन पर आधारित है। तो ऐसे स्वभाव से डील करने के लिए, ऐसे स्वभाव को नियंत्रित रखने के लिए और साथ ही साथ राज्य के भीतर ऐसे स्वभाव से संचालित मानव राज्य के लिए किसी तरह का भय और खतरा उत्पन्न ना कर पाए, इसके लिए फिर मैकाइवली कुछ व्यवहारिक सुझाव यहाँ पर अपनी रचनाओं में देता है। उसकी हम जायज़ा लेते हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो क्योंकि मैकाइवली की राज्य और शासन संबंधी विचारधारा उसके मानव स्वभाव संबंध पर ही आधारित है
और मानव क्योंकि स्वभाव से, जैसा उसने चित्रण किया है, दुष्ट धोखेबाज होता है, अब उसका साथ निभाने के लिए सरकार भी उतनी ही निरंकुश और शक्तिशाली होनी चाहिए, क्योंकि मानव स्वभाव से स्वार्थी प्राणी है, तो उसको नियंत्रण में रखना आवश्यक है और नियंत्रण के लिए निरंकुश और शक्तिशाली राज्य का होना आवश्यक है। यहाँ पर मैकाइवली इस तरह से मानव स्वभाव की दुर्बलता और कमियों को प्रदर्शित करते हुए एक निरंकुश और शक्तिशाली केंद्रीकृत सत्ता की प्रासंगिकता और आवश्यकता को यहाँ पर रेखांकित करता है। अब मानव जीवन में भय के तत्व की प्रधानता को दृष्टि रखते हुए भी वह राजा को सुझाव देता है कि उसे प्रजा वात्सल्य नहीं, वरना वो ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे डरते रहें। जी हाँ, अब ये देखिए, पहली जो बात मानव के स्वभाव के स्वार्थपने की जो चर्चा की गई, उसको नियंत्रित करने के लिए मैकाइवली ने निरंकुश और शक्तिशाली सत्ता की प्रासंगिकता को सिद्ध किया है। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि क्योंकि मानव में भय की प्रधानता होती है, अतः उसे प्रेम प्रजा के साथ उस न करने के स्थान पर इस तरह से अपना व्यवहार रखना चाहिए कि प्रजा उससे भयग्रस्त रहे, उससे डरे। और एक कुशल शासक मानवीय प्रकृति की दुर्बलताओं को दृष्टि में रखकर छल बल का प्रयोग करके एक अच्छे शासक की प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि मैकाइवली राजा को छल बल के साथ में प्रजा यानी कि मानव स्वभाव में जो भय की दुर्बलता है, उसके आधार पर अपने राज्य को बचाए रखने के लिए और प्रजा पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए वो ये कहता है कि राजा को चाहिए कि वो अपनी निरंकुश शक्तिशाली सत्ता के माध्यम से प्रजा में भय की स्थापना करे, उन्हें दंड के भय से नियंत्रण में रखे, उन्हें दंड के भय से वश में रखे। नहीं तो प्रजा अपने स्वार्थी, क्योंकि मानव का स्वभाव स्वार्थी है, तो वो बेलगाम हो सकती है और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वो राज्य के हितों के खिलाफ भी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में राज्य का टिका रहना या उसका भविष्य जो है खतरे में पड़ सकता है। तो राजा को इन सभी मानवीय व्यवहार और स्वभावों को ध्यान में रखते हुए अपनी जो शासन प्रणाली है, अपनी जो शासन की क्रिया है, उसमें इस तरह की तत्वों को शामिल करना चाहिए। उसे निरंकुश होना चाहिए, उसे शक्तिशाली होना चाहिए, उसे छल बल से जो है प्रजा को दबाव में रखना चाहिए, उनको भयग्रस्त रखना चाहिए, उन्हें डरा कर रखना चाहिए। तो इस तरह की जो बात है वो मैकाइवली यहाँ पर अपनी रचनाओं में करता है। तीसरा जो मानव स्वभाव की जो चर्चा यहाँ पर मैकाइवली ने की थी कि व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को क्षमा कर सकता है, परंतु उसकी संपत्ति छीनने वाले को वो क्षमा नहीं कर सकता, यानी कि वो उसका स्थायी शत्रु हो सकता है। तो इसी मानव स्वभाव के आधार पर यहाँ पर मैकाइवली राजा को सलाह देता है कि बुद्धिमान शासक व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे, पर उसकी संपत्ति को ना लूटे। अगर उसकी संपत्ति को लूटेगा तो निश्चित रूप से वह राज्य का चिरकाल तक शत्रु हो जाएगा, शत्रु भाव रखेगा और मौका पाने पर वो राज्य के खिलाफ षड्यंत्र करने से अपने आप को नहीं रोक पाएगा। तो क्योंकि राज्य ने उसकी संपत्ति को हड़प लिया है, तो यहाँ पर मैकाइवली मानव स्वभाव के इस पर्यवेक्षण के आधार पर राजा को एक सलाह देते हैं कि राजा को चाहिए कि वो किसी व्यक्ति की संपत्ति को ना लूटे, संपत्ति को ना छीने, वरना उसे चिरकाल तक उस व्यक्ति की शत्रुता का सामना करना पड़ सकता है और इस तरह से संगठित व्यक्ति फिर राज्य के खिलाफ जा सकते हैं, राजा के खिलाफ जा सकते हैं। इसलिए उसे सलाह के अनुसार राजा को चाहिए कि वो उसकी संपत्ति को ना नुकसान पहुंचाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैकाइवली ने मानव स्वभाव के पर्यवेक्षण और अनुभविक अध्ययन के आधार पर राज्य को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए, उसके स्थायित्व के लिए कुछ जो सलाहें हैं वो यहाँ पर राज्य और शासन संबंधी दी हैं। आगे वो ये कहता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण कोटेशन है, आपको परीक्षा में यूज़ करना चाहिए उत्तर लिखते वक्त, कि राजा में शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी दोनों ही होनी चाहिए। जी हाँ, राजा को लोमड़ी की चालाकी भी होनी चाहिए और शेर का साहस भी होना चाहिए। साहस से वो जनता को डरा कर रख सके और चालाकी से वो उसके जो व्यवहार के स्वार्थी तत्व हैं उनको भी नियंत्रित रख सके। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि यहाँ पर मैकाइवली राजा को लोमड़ी की चालाकी और शेर के साहस की सलाह भी यहाँ पर देता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि शासन के प्रकार संबंध में मैकाइवली की जो विचारधारा है वो मानव जीवन के तत्वों पर ही आधारित है। और मैकाइवली का विचार है कि जिस राज्य के नागरिकों में मानवीय सद्गुण हो वहाँ पर गणतंत्रीय व्यवस्था ठीक से कार्य कर सकती है,
क्योंकि उसका जो मानव स्वभावी अध्ययन है, जो पर्यवेक्षण है, वो इटली के नागरिकों पर आधारित है और इटली की तात्कालिक परिस्थितियाँ इस तरीके की थी कि उसमें मानव स्वभाव का जो नकारात्मक पक्ष है, उसकी जो दुर्बलताएं हैं, वो उसके समक्ष आई। तो उसकी धारणा के ऊपर कहीं ना कहीं तात्कालिक परिस्थितियों की छाप भी हमें दिखाई देती है। इसी आधार पर वो ये कहता है कि गणतंत्रीय व्यवस्थाएं वहाँ सफल हो सकती हैं जहाँ के नागरिक सच्चरित्र हों, जहाँ पर मानव में सद्गुण हो, किंतु जिन समाजों में या जिन राज्यों में नागरिकों का चरित्र अच्छा नहीं है, स्वभाव पर आधारित है, स्वार्थ पर आधारित है, ईर्ष्या पर आधारित है, ऐसे स्थानों पर, ऐसे समाज में, ऐसे राज्य में निरंकुश और शक्तिशाली सत्ता ही उपयुक्त हो सकती है। तो इस आधार पर उसने यानी कि मैकाइवली ने इटली में एक शक्तिशाली और केंद्रीय सत्ता की प्रासंगिकता को यहाँ पर सिद्ध किया है, उसकी आवश्यकता के ऊपर उसने प्रकाश डाला है। इटली के तात्कालिक नागरिकों में मानवीय सद्गुणों का नितांत अभाव वो बताता है और इस कारण निरंकुश राजतंत्र अपनाने की उसने सलाह यहाँ पर दी है। अब ये जो विचार थे, इनके आधार पर निश्चित रूप से इनको पूर्णतः स्वीकार कर पाना संभव नहीं है और राजनीति विज्ञान का ये एक प्रमुख चरित्र है कि किसी भी विचार पर एकमतता का हमेशा अभाव होता है। तो इसी तरह से मैकाइवली के जो मानव संबंधी दुर्बलताओं के जो विचार उसने रखे हैं और साथ ही साथ राज्य और शासन संबंधी जो विचारधारा उसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, उसका कहीं ना कहीं आलोचनाओं से भी बहुत गहरा नाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि आलोचनाएं किस तरह से हम कर सकते हैं, क्योंकि आलोचनाओं के आधार पर ही हम मैकाइवली के राज्य संबंधी और मानव संबंधी विचारों का तुलनात्मक और आलोचनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, उसको संतुलित रूप से समझ सकते हैं। तो जानते हैं कि आलोचनाएं क्या हो सकती हैं। पहली आलोचना के टॉपिक जो हेडिंग हमने लिखी है वह एकांकी, तो वह केवल मानवीय कमजोरी को ही देखता है, उसकी अच्छाइयों को नहीं। अब देखिए, मानव जो है अच्छाई बुराई दोनों का ही सम्मिश्रण है और परिस्थिति अनुसार उसमें सद्गुण भी देखने को मिलते हैं, मानवीय संवेदनाएं भी देखने को मिलती है, दया प्रेम वात्सल्य भी देखने को मिलता है। किंतु यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मैकाइवली ने केवल व्यक्ति के स्वभाव के नकारात्मक चरित्र को ही सामने रखा है। हालांकि वो स्वार्थ से संचालित होता है, पर उतना ही वो प्रेम से, दया से, परोपकार से भी संचालित होता है। तो यहाँ पर हम आलोचना के रूप में कह सकते हैं कि मैकाइवली के जो विचार है मानव स्वभाव पर, वो एकांकी हैं। दूसरा, मानव स्वभाव संबंधी जो मैकाइवली की धारणा है वो केवल इटली के निवासियों और राजनीतिक के व्यवहार के परीक्षण पर आधारित है, तो उसको सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। वो हमेशा सभी देश काल के लिए सत्य नहीं हो सकती। हो सकता है परिस्थितियां बदलने पर व्यक्ति के स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाता है। इस कारण ये मैकाइवली के विचारों को स्थायी रूप से स्वीकार करना मानव संबंध में उचित जान नहीं पड़ता। ये काफ़ी सीमित और संकुचित है। इटली के अलावा उसने कहीं और के जो सामाजिक या तात्कालिक नागरिकों के स्वभाव के ऊपर विस्तार पूर्वक किसी बात को नहीं रखा है। प्रसंगवश जरूर उसने कुछ उल्लेख किया है, किंतु इटली के दायरे से वो बाहर नहीं निकल पाया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसका अध्ययन काफ़ी सीमित है और संकुचित है। तो मैकाइवली की मानव संबंधी जो धारणा है न केवल एकांगी है, वरना तार्किक और अवैज्ञानिक भी है। वह मानव संबंधी अपने निष्कर्षों पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर नहीं पहुंचता है और ना ही वो हॉब्स के समान मानव संबंधी दोषों को तर्क के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास करता है। वस्तुतः ये कहा जाए तो वह मानव स्वभाव का कोई क्रमबद्ध सिद्धांत प्रतिपादित नहीं करता है। हाँ, उसकी प्रासंगिकता इतनी कही जा सकती है कि तात्कालिक इटली के जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, कहीं ना कहीं उन्होंने जो है उसके मानव संबंधी विचारों को गढ़ने में, उनको रूप देने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यहाँ पर ये कहा जा सकता है। तो इस तरह से ये जो वीडियो व्याख्यान है, इसमें हमने मैकाइवली के मानव संबंधी विचार और उस आधार पर राज्य और शासन संबंधी उसकी विचारधारा का चित्रण प्रस्तुत किया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में मैकाइवली के एक अन्य विचार के साथ में। थैंक यू वेरी मच।